हरियाणा की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने ऐलान किया है कि मैं 75 साल का हो गया हूं और ये मेरी आखिरी आर पार की लड़ाई है। मैं पूरे हरियाणा में संघर्ष करूंगा। तो भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से देखिए ये ऐलान किया गया है 2024 को लेकर। उन्होंने ये साफ कह दिया है कि 2024 उनका आखिरी रण होगा। वो 75 साल के हो गए हैं, ऐसा उन्होंने ये बात कही है। तो ऐलान यहां पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है, जो किया है वो हम आपको बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का ये बड़ा ऐलान, और उन्होंने कहा कि ये उनकी आखिरी आर पार की लड़ाई है और मैं पूरे हरियाणा में संघर्ष करूंगा। तो पूरी तरह से यहां पर जो है कांग्रेस की जीत का दावा कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। तो मैं फोन में सेवा करूंगा, आपका आशीर्वाद देना है। गिलावट गांव का आशीर्वाद सहयोग लेने आया, क्योंकि 1 साल रह गया। और भाई मैं आप इजाजत दोगे तो अपनी लड़ाई शुरू कर दूंगा। मैं तो बताया 75 साल का। भाई मेरा मन ये है कि ईद की बार आखिरी आर पार की लड़ाई लड़नी, और आपने इजाजत दी है तो संघर्ष करना करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने यहां पर जो बात कही है। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विधु रावल जी जुड़ चुके हैं। विधु रावल जी, आपने सुना होगा कांग्रेस की तरफ से यहां पर भूपेंद्र हुड्डा ने जो बयान यहां पर उन्होंने दिया है, जो ऐलान उन्होंने कहा है कि यानी 2024 का उनका जो रण होगा वो आखिरी रण होगा, आखिरी उनकी आर पार की लड़ाई होगी। सुप्रिया जी हरियाणा के भूतपूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं। हम उनके उत्तम स्वास्थ्य और उनकी दीर्घ आयु की प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये बात एक सत्य है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बीते जमाने की बात हो चुके हैं। हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो हरियाणा की जनता ने उनको 2014 और 2019 में पूरी तरीके से नकार दिया है। तो हरियाणा की जनता की तरफ से तो वो गॉन केस पहले ही है। वो कब संन्यास लेते हैं इससे कोई ज्यादा हरियाणा की जनता को फर्क नहीं पड़ता। यद्यपि ये भी कहना जरूर समझूंगा कि सभी पैतरे आजमाने के बाद आज जब उन्हें पता चल रहा है, जो उनके पास जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि उनकी स्वकार्यता नहीं बिल्कुल बन पा रही है। तो ये जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं लास्ट थ्रो ऑफ द डाइस, आखिरी पैतरा उन्होंने एक अपनाने का प्रयास किया है। लेकिन हरियाणा में ये सफल नहीं होगा, और मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगा। क्योंकि हरियाणा में किसी ने भी इस प्रकार से घोषणा करके कोई अगर भावुकता उत्पन्न करने का प्रयास किया हो या जनता को भावुक करने का किया हो तो सफल नहीं हो पाया। हमारे हरियाणा में बड़े बड़े नेता रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी ने भी ऐसा कहा था कि मेरा आखिरी चुनाव। उसके बावजूद जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति करते हैं, खुद वहां के रोहतक ने उनको जो है आखिरी चुनाव का लाभ नहीं पहुंचाया। चौधरी बंसीलाल जी भी इस प्रकार से कहकर नहीं कभी जीत पाए। चौधरी भजनलाल ने भी ये कहा था कि मेरा आखिरी चुनाव है, लेकिन उसका भी कोई ज्यादा असर नहीं हो पाया था। तो जब इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स जो हैं, जिन्होंने हरियाणा की जनता जिनसे प्यार करती रही है, उन्होंने भी जब ये इस प्रकार का आह्वान किया, उनको भी जब इस प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला, तो निश्चित तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनको 2014 में 2019 में जनता नकार चुकी है, और फिर 2019 के लोकसभा में तो वो पिता पुत्र दोनों को जिस प्रकार से हराया, माफी चाहूंगा, लोकसभा के चुनाव में पिता पुत्र दोनों को जिस प्रकार से हरियाणा की जनता ने हराया, तो निश्चित तौर पर वो हम हरियाणा की जनता के लिए बीते जमाने की बात हो चुके हैं। उनका संन्यास कब होगा ये कोई ज्यादा महत्व का विषय रह नहीं जाता। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ विधु रावल जी। और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के नेता बजरंग दास गर्ग भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बजरंग दास गर्ग जी, जो यहां पर भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि ये उनकी आखिरी लड़ाई है, यानी 2024 का जो चुनाव है पूरी ताकत कांग्रेस यहां पर लगाती हुई नजर आएगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से जो विधु रावल जी यहां पर बात कह रहे हैं कि इस तरह के बयान से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, आपका क्या मानना है? देखिए, जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है, उन्होंने अपने निजी हिसाब से बयान दिया है कि आखिरी बारी है। 75 साल की उम्र हो चुकी है और अभी तक वो फील्ड के अंदर रात दिन जनता की सेवा में लगे हुए हैं, रात दिन जनता की हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने इसी हिसाब से कहा अभी मेरा आखिरी चुनाव है और मेरे जो विधानसभा क्षेत्र की जनता इजाजत दे तो मैं इसके लिए तैयारी करूं। तो जनता ने दोनों हाथ खड़ा करके स्वागत किया।
विधानसभा की जो उनका हल्का है कलोई, उन्होंने कहा है आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं विधानसभा में, आप ये हल्का हमारे ऊपर छोड़ दो, आप पूरे हरियाणा का दौरा करें और सरकार बनाए, पूरी प्रदेश की जनता आपका भव्य स्वागत करेगी। ये हकीकत बात है। आज पूरी प्रदेश की जनता 2005 के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो राज था 2 से 14 तक, उसको आज याद कर रहे हैं। किस प्रकार प्रदेश के व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, दलितों को, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, आम जनता को राहत देने का जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम किया है। मतलब मैं एक बात और बता जाता हूँ, उनके राज के अंदर कम से कम 100 ज्यादा से वस्तुओं पर टैक्स कम हुए हैं, टैक्स हटे हैं। मैं गिना सकता हूँ, हलवाइयों पर भट्टी टैक्स उन्होंने हटाया, दालों पर टैक्स हटाया, खल पर टैक्स हटाया, दुनिया भर की ऐसी आइटम थी, गवार के ऊपर था और था, काफी टैक्स इन्होंने कम किए और जनता को राहत देने का काम किया। यहाँ तक कि गरीबों के लिए 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल देने का काम किया, 20 रुपए किलो दाल राशन डिपो के माध्यम से गरीबों को दी। यहाँ तक कि गरीबों के घरों के अंदर पाइप की लाइन बिछाने का काम किया, टूटी फ्री, पाइपलाइन फ्री, ऊपर 200 लीटर पानी की टंकी फ्री देने का काम किया और 3,82,000 लोगों को 100 गज के मुफ्त प्लाट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज के अंदर मिले। और ये सरकार 2014 में जाते ही सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में जो गरीबों के हित के अंदर योजना बनाई थी, सारी योजनाओं को बंद कर दिया, गरीबों के साथ खिलवाड़ किया और नए नए टैक्स लगाने का काम इस सरकार ने किया, टैक्सों में बढ़ोतरी करने का काम किया। यहाँ तक कि जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक कपड़े में, चीनी में, दूध पे, दही पे, लस्सी पे कभी टैक्स नहीं था। इस सरकार ने इन पर टैक्स लगा के गरीबों का मुंह का निवास छीनने का काम किया। अनेकों ऐसी चीजें हैं जो आम उपयोग में आने वाली वस्तुएं जिनके ऊपर 5% बैठ कर होता था, उसके ऊपर 28% इस सरकार ने जीएसटी लगा दिया। आपके सामने है, लोग तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को याद करते हैं। एक भी व्यक्ति बता दे उसके राज के अंदर किसी के साथ जाती हुई हो, एक व्यक्ति बता दो उसके समय कोई आंदोलन हुआ हो या किसी का बुरा किया हो, एक व्यक्ति किसी बरादरी का भी, किसी कौम का बता दे भी हमारे साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज के अंदर ये जाती हुई। उसने हर एक वर्ग को साथ लेकर काम किया है। आगे भी प्रदेश की जनता उनको चाहती है और सब वर्ग को साथ लेकर चलेंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 2024 की मैं दावे के साथ कह रहा हूं सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए बजरंग दास गर्ग जी, एक बार विधु रावल जी से मैं उनका जवाब ले लेती हूँ। विधु रावल जी, अभी आपने सुना होगा बजरंग दास गर्ग ने यहाँ पर क्या बातें कही हैं। उन्होंने यहाँ पर साफ कहा है कि किस तरह से जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज को याद कर रही है, जब उनका वक्त था 2005 से लेकर 2024 तक, माफ कीजिएगा। और ऐसे में अब देखिए एक बार फिर से जनता ये चाह रही है कि जैसा बजरंग दास यहाँ पर कह रहे हैं कि जनता उन्हें याद कर रही है, और टैक्स बढ़ाने की यहाँ पर बात की है कि किस तरह से जो है टैक्स उन्होंने कम किया था, लेकिन बीजेपी के आने के बाद जो है कई यहाँ पर जो है जनता को राहत नहीं मिली है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं अब? सुप्रिया जी, पेट भर भर के झूठ बोला है अभी बजरंग दास जी ने, पेट भर भर के झूठ बोला है। मैं अगर बिंदु भर उनकी बातों को उठाऊं, उन्होंने कहा कि टैक्स बढ़ाने का काम नहीं किया, गलत कह रहे हैं। उनके समय वैट हुआ करता था और वैट से जो जीएसटी का सरलीकरण हमने टैक्स का किया, उससे लगभग 17.7% जो है ओवरऑल टैक्सेस में कमी आई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नीति आयोग की भी रिपोर्ट है और एक के बाद एक सर्वेक्षण ये बता रहा है कि पहले और अब में 17 वैट वाली व्यवस्था में और जीएसटी वाली व्यवस्था में, जीएसटी वाली व्यवस्था 17% टैक्सेस को कम कर चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने पेट भर भर के झूठ बोला। उन्होंने कहा कि जनता उनको याद कर रही है, बिल्कुल याद कर रही है। उन्होंने दलितों का नाम लिया तो मिर्चपुर का कांड जनता को खूब अच्छे से याद है, जहां बस्तियों की बस्तियां जो है किस प्रकार जला दी गई थी और उसके बाद बेशर्मी भरा बयान जो है भूपेंद्र हुड्डा का आया था। कंडेला के अंदर किस प्रकार दलित उत्पीड़न हुआ सबको याद है, सिरन उठती है किस प्रकार का काम किया। फिर इन्होंने कहा कोई आंदोलन नहीं हुआ, आंदोलन तो कितने ही सैकड़ों हुए, लेकिन मैं तो ये बताना चाह रहा हूं कि किस प्रकार खुद के वादे पर मुकर गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और गेस्ट टीचर्स को जो उन्होंने वादा किया था उसके विरुद्ध जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर पहुंचे गेस्ट टीचर्स तो उनको गोलियों से उड़ा दिया गया। राज किरण नाम की एक जो गेस्ट टीचर थी, वो गोली लगने से मृत्यु हुई थी उनकी। इतना पेट भर भर के झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, उनका किस प्रकार से 2-2 रुपए के चेक आया करते थे,
किस प्रकार से किसान का अपमान किया जाता था, किसान का मुआवजा देने के नाम पर। प्राकृतिक आपदा पर जब ओले पड़ते थे खेत में तो इधर से हथौड़े पड़ते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अपमान के। किस प्रकार से 2-2 रुपए का चेक दिया करते थे, अपमान किया करते थे, ये वो सब हरियाणा की जनता जानती है। और फिर चलिए ठीक है, हमारे साथ जेजेपी से नेता दीप कमल सहारण जी भी जुड़ चुके हैं। दीप कमल जी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान आया है और उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं 75 साल का हो गया हूं और 2024 का जो रण है वो उनका आखिरी उनकी लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी, यानी पूरी ताकत जो है कांग्रेस लगाती हुई नजर आएगी। आप किस तरह से देखते हैं इस बयान को? नहीं, देखिए, इसमें तो ताकत लगाने का एहसास कम और लाचारी, बेचारी और एक लोगों से कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से कोई वैसी अपील वाली बात लग रही है, जो कि रोहतक, झज्जर और सोनीपत के क्षेत्र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगभग अपने हर चुनाव में ये पैंतरा चलते हैं। 2009 के चुनाव में झज्जर में सोनिया गांधी जी की रैली थी, वहां पे उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों से कहा था कि मुझसे कुछ गलती हुई हो, कुछ भूल हुई हो तो मुझे माफ कर देना और किसी भी तरीके से मुझे बचा लेना। अगर आपने कमी छोड़ दी तो ये सोनिया गांधी जी बैठी है, मुझे सीएम की कुर्सी से हटा देंगी। पिछले चुनाव में इन्होंने गोहाना में झोली फैलाकर और नतमस्तक होकर वहां के लोगों से लोकसभा चुनाव के लिए, सोनीपत के लिए भीख मांगी थी, जो कि वहां के लोगों ने फिर भी इनको नहीं दी और ये वहां से भी चुनाव हार गए। इस बार फिर से ये बात इन्होंने अपने जो गृह क्षेत्र है, मतलब वो लेवल कम होता जा रहा है, पहले झज्जर में, फिर सोनीपत में और अब गढ़ी सांपला किलोई, जहां से ये खुद विधायक हैं, जहां से लगातार शायद चौथी बार विधायक बने हुए हैं, वहां पर इनको इस तरीके की भावनात्मक अपील करनी पड़ रही है। तो इसमें ताकत नहीं है, इसमें बेचारगी है कि जो 10 साल से हम सत्ता से बाहर हैं वो हमसे सहन नहीं हो रहा है, वो जमाना हमने देखा नहीं है, वो सहा नहीं जा रहा हमसे सड़कों पे संघर्ष करना या लोगों के बीच में रहना। हमें दिल्ली और चंडीगढ़ में बैठाओ जल्दी से जाकर। ये दीप कमल जी हमारे साथ देखिए, कांग्रेस की तरफ से बजरंग दास गर्ग जी भी बने हुए हैं और वो आपकी बातें भी अभी सुन रहे थे। बजरंग दास गर्ग जी, आप अपनी सफाई देना चाहेंगे? जो बातें यहाँ पर कही जा रही है, बीजेपी कई बड़े आरोप लगा रही है, जेजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हर बार जो है कांग्रेस इसी तरह के बहाने मारती है। देखिए मैडम जी, बीजेपी की बात क्या करना, ये तो झूठ का परिंदा है। इन्होंने तो हमेशा झूठ बेचना है, भाई को भाई से भिड़ाना है। इन्होंने कहा हमने कोई टैक्स नहीं लगाया। जब से देश आजाद हुआ मैं बता रहा हूँ, कपड़े पे कभी टैक्स था क्या? चीनी पे कभी टैक्स था क्या? दूध पे कभी टैक्स था क्या? दही पे टैक्स था क्या? लस्सी पे टैक्स था क्या? लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। नहीं, झूठ मैं आपके सामने आंकड़े दे रहा हूँ, ये कन्फर्म करते भी आज तक, जब से देश आजाद हो तब से आज तक भी टैक्स हुआ, तो इन्होंने टैक्स लगाया। ये लोग सिर्फ झूठ का परिंदा है, ये लोगों को गुमराह करते हैं। जिस प्रकार इन्होंने सरपंचों पे लाठीचार्ज की, जिस प्रकार इन्होंने निष्ठे के ऊपर सरकारी कर्मचारियों को लाठीचार्ज की, जिस प्रकार इन्होंने रोहतक के अंदर छात्रों पर लाठीचार्ज की, जिस प्रकार किसानों पर लाठीचार्ज करी, लोग भूलते नहीं है इनके राज को। लोगों के साथ इन्होंने क्या किया, 2 दिन तक सरपंचों को बिठाए रखा, रोहतक के अंदर ही फैसला करते हैं, चक्कर पे चक्कर लगाए गए और पतली गली से मुख्यमंत्री जी निकल गए बिना बात करे हुए और 2 टोटकू छोड़ दिए, तुम जगह बात कर लो। भाई ऐसे होता है? भाई आप जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, आप उनसे बात करके बस समस्या समाधान करिए। क्यों आप याना को आग में झोंक रहे हो, क्यों झगड़े करवा रहे हो? मतलब इनका देह बन चुका है, ये तो लाठी डंडों के जोर के ऊपर सरकार चलाना चाहते हैं। इनके खिलाफ कोई बोल ले, उनके ऊपर ये ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का और हरियाणा के अंदर पुलिस का दबाव बनाकर उनकी आवाज दबाने की नाकाम कोशिश में लगे हुए हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये कहते हैं सांपला कलोई नहीं, पूरा हरियाणा की जनता आपके चैनल पे जी न्यूज पूरा देश देखता है और दावे के साथ कहता हूँ, कहीं भी आप सर्वे करवा लेना, एक तरफा जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। विधु रावल जी सुन रहे हैं आप? यहाँ पर तो ये उल्टा आपको कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। विधु रावल जी जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैंने तथ्यात्मक तौर पर जवाब दिया है। इनका कहना कि आटे पर टैक्स नहीं लगता था, बिल्कुल झूठ है। 4.5% टैक्स पंजाब की कांग्रेस की सरकार ने लगाया हुआ था, फैक्ट आटे पर लगाया हुआ था। कांग्रेस को बात एक बार इनको अपने समय में बहुत कांग्रेस तो सुप्रीत जी प्लीज इनको कहिए, ये नहीं बोलना देना चाहते हैं। ठीक है, बहुत आप बजरंग जी आप एक बार कहने दीजिए, विधु रावल जी को सफाई देने दीजिए। हाँ, और सफाई नहीं, इनको सीधी जो है जनता बता रही है। इनका कहना
कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा की जनता सुन रही है, तो हरियाणा की जनता तो उनको नकार चुकी है, एक बार नहीं दो बार नकार चुकी है। सही बात इन्होंने, मैंने लाठी का जवाब किस प्रकार से इन्होंने गोलियों से दिया, और वो भी शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट पर, और हरियाणा की जनता जानती है। एक और बेटी, मैंने पहले राजकिरण नाम की हरियाणा की बेटी का नाम लिया था, अब राजबाला का नाम लेता हूँ, जो बाबा रामदेव के उस आंदोलन में विद परमिशन जो है 10 दिन की परमिशन ली हुई थी रामलीला मैदान पर, और पहले दिन जिस प्रकार से प्रोटेस्ट के बाद महिलाओं और बच्चों पर रात को 2 बजे सोती हुई महिलाओं पर लाठियां भांज के मारा गया, उसमें राजबाला हरियाणा की बेटी को, हाना की बेटी को जो है वो संस्कारिक अपनी यात्रा पूरी हो गई, उनकी हत्या की गई पुलिस द्वारा। ये किस प्रकार से यहाँ पर आकर मोरल हाई ग्राउंड करते मुझे नहीं पता। मुझे लगता है, इन्हें लगता है कि जनता की मेमोरी जो है शॉर्ट है। बजरंग दास जी, कई देखिए गंभीर आरोप लगा रहे हैं विधु रावल जी। देखिए मैडम जी, इनका काम है झूठ बोलना, इनका काम है आरोप लगाना। वो वही बाबा रामदेव है, वो कहता क्या करता, मैं 35 रुपए सरकार आ जाने दो, भारतीय जनता पार्टी की 35 रुपए पेट्रोल दे दूंगा, 250 रुपए गैस सिलेंडर दवा दूंगा। आज वो 35 रुपए पेट्रोल आज 100 रुपए कर दिया, तो रसोई गैस सिलेंडर 1100 की 250 की बात करते थे, आज 1150 कर दिया। ये कहते हैं 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, 2 आदमी को नौकरी दे नहीं। चलिए बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच हमारे साथ हरियाणा से डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा जी भी जुड़ चुके हैं। विनोद, आप सवाल कर सकते हैं। देखिए हमारे साथ विधु रावल जी बने हुए हैं, बजरंग दास गर्ग हैं और दीप कमल सहरावन भी हैं। आप अपना सवाल कर सकते हैं। बड़ा टॉपिक है और मैं चाहूंगा आप तीनों से ही मैं गुजारिश करूंगा कि छोटा छोटा जवाब दे। बजरंग दास साहब, सीधा सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष, मौजूदा 2 बार के सीएम हरियाणा के, सीनियर लीडर कांग्रेस के, उनके तुरुपके इक्के के तौर पर अपना आखिरी चुनाव बचाना या बताना, दोनों ही कंडीशन में सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता होगा क्या? 100% बहुत सीनियर नेता है। और मैं एक बात और कह दूं, हरियाणा का चुनाव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस सबसे बड़ी अपील बजरंग दास गर्ग साहब, सबसे बड़ी अपील अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मतदाताओं के बीच जाकर अपने नाम या चेहरे पे करेंगे तो यही करेंगे कि मेरा आखिरी चुनाव है ये। देखिए, आप देखिए उम्र का पड़ाव देख सकते हो, 75 साल की उम्र हो गई, तो ये नहीं कहेंगे कि उम्र भर मैं चुनाव भी लड़ूंगा, ये नहीं। बिल्कुल मैं समझ गया कि आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा, बिल्कुल बजरंग दास साहब। विधु रावल जी, इस सवाल का, इस एक इमोशनल अपील का एक लीडर हैं, हरियाणा के ही लीडर हैं और एक बड़े पोस्ट पर भी हरियाणा में 10 साल तक राज कर चुके हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। बीजेपी के पास इस पर्टिकुलर अपील का, यानी कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मतदाताओं के बीच जाकर ये कहेंगे कि मेरा चेहरा देखिए, मेरी आखिरी लड़ाई है, इसका काट क्या है? विनोद जी, लंबा सवाल है, उत्तर छोटा दूंगा। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज कह रहे हैं कि उनका आखिरी चुनाव है। हरियाणा की जनता उनका आखिरी चुनाव 2014 में कर चुकी है। ये तो जबरदस्ती बार बार आकर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता को इससे शायद रिलीफ मिलेगा। मुद्दे की बात यह है कि कभी भी आपका जवाब, बीजेपी का जवाब ये माना जाए कि भाई ये आखिरी चुनाव की अपील नहीं चलेगी, वो पहले लड़ चुके हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? एक बार दोबारा क्लेरिफाई कर दें आप प्लीज। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, आज तक कभी भी हरियाणा की जनता ने भूपेंद्र हुड्डा को कभी भी स्वीकार नहीं किया। 2005 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो वो इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड मुख्यमंत्री थे। चौधरी भजनलाल जी के साथ धोखा कर उनको बनाया गया था। 2009 में एक कांग्रेस की वेव में उन्होंने खुद को आगे खड़े कर चुनाव जल्दी करवाए। चुनाव जल्दी करवाने के बावजूद भी हरियाणा की जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। फिर उन्होंने एक नाजायज सरकार चलाई। नाजायज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाद में कोर्ट ने ही कहा, कोर्ट का शब्द है ये नाजायज सरकार जो है, तो कोर्ट की मोहर के बाद ये बात साफ। और विनोद, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जेजेपी की तरफ से नेता दीप कमल सहारण जी भी हैं, अगर उनसे आप अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लगता है फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। एक तरफ बीजेपी की तरफ से विधु रावल जी बने हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से बजरंग दास गर्ग बने हुए हैं, और जो बयान यहां पर सामने आया है जेजेपी की तरफ से, देखिए दीप कमल सहारण जी भी बने हुए हैं। दीप कमल जी, आप जेजेपी का स्टैंड बताना चाहेंगे? पार्टी को बने हुए 4 साल हुए हैं और 3 साल में हमने जो काम किए हैं, जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने अपने विभागों के जरिए और सरकार के माध्यम से हजारों लाखों लोगों के निजी काम और उनके सार्वजनिक जो गांवों के, छोटे कॉलोनियों के, उद्योगपतियों के, सड़कों से संबंधित जो काम किए हैं उनके बारे में हम बात रखेंगे, पॉजिटिव बात रखेंगे।
कोई भी इस तरीके से राजनीति जो है वो भावनात्मक रूप से लोग नहीं स्वीकार करते हैं। इसका मुझे लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को तो इतना अनुभव होना चाहिए। पिछले लोकसभा चुनाव में ये खुद लड़ रहे थे सोनीपत लोकसभा से और इनके बेटे लड़ रहे थे रोहतक लोकसभा सीट से, और गोहाना में चुनाव के आखिरी दिन में, प्रचार के आखिरी दिन में इन्होंने झोली फैलाकर और झुककर लोगों से वोट मांगे थे। और दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि भाई मेरे सीट रोहतक पे भी मेरी मदद कर देना, नहीं तो बहुत बुरी बेइज्जती हो जाएगी, और दोनों की बेइज्जती हो गई। ये खुद सोनीपत से हार गए और इनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से हार गए। तो ये दिखता है, ये लोग जानते हैं कि एक पल के लिए ठीक है, जो बिल्कुल आपका खास आदमी है, जो आपका बहुत अच्छा शुभचिंतक है, वो इस बात से आपके साथ आ जाएगा, घर से निकलकर वोट डालने आ जाएगा, लेकिन वो सरकार बनाने के लिए या चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त हो ये जरूरी नहीं है। इनको वाकई बताना चाहिए कि 10 साल में ऐसा इन्होंने क्या किया था कि इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सीटें हरियाणा में 67 से घटकर 15 रह गई थी। लोकसभा में 9 सांसदों से घटकर 0 पर आ गए। ऐसा क्या वजह थी, कौन सी गलतियां थी? उन गलतियों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। जो ये अभियान कह रहे हैं कि हाथ से हाथ जोड़ो, वो हमको हाथ से हाथ और लोगों के साथ बाद में पहले खुद के हाथ से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने की मुद्रा में हाथ जोड़ने चाहिए, तब जाकर लोग कहीं ना कहीं कोई सोचेंगे कि हाँ अब इनको मौका देना है या नहीं देना है, और देना है तो किन बातों पर, किन आधार पर देना है। ये भावनात्मक रूप से चीजें नहीं चलती कि बेइज्जती हो जाएगी या मेरी कुर्सी चली जाएगी। इस तरीके से तो ठीक है, जैसे बार बार होता है कि रोहतक, सोनीपत, झज्जर 3 जिलों के लोग कुछ वोट इनको दे देते हैं, वो भी पिछली बार लोकसभा में तो उन्होंने भी नहीं दिया। तो अगर ये अपने आप को वहीं का नेता बनाना चाहते हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, राष्ट्रीय स्तर के नेता होने चाहिए। अगर ये अपना लेवल नीचे की तरफ ले जाना चाहते हैं कि कुछ जिलों में और कुछ विधानसभा हलकों में ही इनको वोट चाहिए, तो ठीक है, ये तरीका इनको अपनाने देते हैं, कर लेंगे कुछ वहां पर ये। लेकिन मैं मानता हूं कि हरियाणा को आगे बढ़ना चाहिए। एक मॉडल स्टेट है, आदर्श राज्य है, उसके नेताओं को भी आदर्श बातें करनी चाहिए और पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। चलिए बजरंग दास गर्ग जी, आप जवाब देना चाहेंगे कि इस तरह से जो इस तरह का बयान यहाँ पर दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्या इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? देखिए मैडम जी, आपने दोनों पार्टी का बयान देखा, इनके कितनी बुखलाहट छलक रही है। हुड्डा साहब ने क्या किया, हुड्डा साहब क्यों वोट मांग रहे हैं, वो झज्जर रोहतक में मांगे, बाहर क्यों जा रहे हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ, ये पूरे स्टेट का नहीं, राष्ट्रीय नेता है, आज भी किसानों का राष्ट्रीय नेता है, और किसानों की जो मामला, उसकी राष्ट्रीय कमेटी जो कांग्रेस पार्टी है, उसके चेयरमैन भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है। जब भी आज छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, उसके अंदर 20 मिनट उन्होंने सारी बातें रखी किसानों के हित के अंदर, और एक मत से वो सारे प्रस्ताव पास हुआ। किसी के ऊपर किसी काटा छाटी नहीं कही, जो उन्होंने प्रस्ताव रखे उस पर दोनों हाथ खड़े करके मंजूरी मिली है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेदाग, कभी भी आपने ये नहीं सुना मैं किसी का उसने बुरा किया हो, किसी के लिए अच्छा काम ना किया हो। अपने राज के अंदर ये कहते हैं भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हार गया, चौधरी देवीलाल कई बार आया, चौधरी देवीलाल जी को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई बार हराया लोकसभा के अंदर, रोहतक में हराया, आपके सामने है। ये क्या बात हुई? चुनाव में कभी हार जीत होती रहती है, एक चुनाव हार गए तो इसका मतलब कोई उनकी राजनीति खत्म हो गई। एक चुनाव हार गए लहर 3 की, एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लहर में हार गए। नूनी जाते देवीलाल जी कितनी बार हारे, ओमकार चौटाला कितनी बार हारे। चलिए विधु रावल जी से जवाब ले लेती हूं मैं। विधु रावल जी, एक चुनाव हारने से राजनीति खत्म नहीं होती, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती आप देखते हैं इसे? देखिए, बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए नहीं है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से वोट कटता है। मेरे हलके में विशेष रूप से जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से वोट कटता है। याद करते हैं लोग किस प्रकार किसान की जमीन को औने पौने रेट पर वाड्रा और वाड्रा के दोस्तों को इन्होंने दिया। गांधी परिवार के प्रति वफादारी और किसान के साथ गद्दारी किस प्रकार इन्होंने की। मेरे हलके के लोग याद करते हैं जिस प्रकार प्राकृतिक आपदाओं पर 2-2 रुपए के चेक देकर उनका मजाक उड़ाया जाता था। मेरे हलके के लोग याद करते हैं जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए ये गुहार लगा रहे थे और खुद कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री कमेटी एक बनाई थी मुख्यमंत्रियों की, उसका अध्यक्ष बनाया था। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिसंबर 2010 में साफ तौर पर कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते, जबकि भाजपा की सरकार ने आते ही 2014 में जो पहला कैबिनेट का निर्णय था वो ये था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करके किसान को लाभ पहुंचाया।
तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे हलके में, मेरे क्षेत्र में और पूरे हरियाणा में याद किए जाते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने किसान के साथ कुठाराघात किया, किसान विरोधी रहे, वाड्रा के वफादार और किसान के गद्दार के रूप में याद किया जाता है। इस नाते से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर आगे रखकर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर वही 15 सीटों पर वापस आ सकती है। चलिए ठीक है, अब देखना यही होगा कि क्या इस जो बयान के जरिए क्या फायदा कांग्रेस को मिलता है, क्या बीजेपी को यहां पर कोई नुकसान होता है, ये अब आने वाले वक्त नहीं पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।